वेलकम टू यूट्यूब चैनल एग्जाम मंथन। माय नेम इज रचना। और दोस्तों आज हम ज्योग्राफी का जो अगला पार्ट उठाने वाले हैं वो है भारत की भौतिक स्वरूप, यानी किस किस टाइप के प्रदेश में क्या क्या पर्वतें पाई जाती हैं, अगर मरुस्थल है तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इन सब के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि भारत का जो स्थलीय भाग है, यानी अलग अलग जगह पे अलग अलग जिस टाइप के हैं, जैसे पर्वत हो गए, मरुस्थल हो गए, तो ये स्थलीय भाग कहलाते हैं। तो ये क्या है, जो स्थलीय भाग है वो प्राचीन भूमि गोंडवाना भूमि का एक भाग रहा था। जो कहा जाता है कि अफ्रीका का एक छोटा सा पार्ट कट के जब समुद्र के किनारे से ये पर्वत पर टकराया था तो हिमालय का निर्माण हुआ था और ये गोंडवाना भूमि का एक भाग रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में किस किस टाइप की श्रृंखलाएं पाई जाती है, जैसे पर्वत श्रृंखला हो गई, मरुस्थल हो गया या तटीय मैदान हो गया। इस टाइप से रिलेटेड हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज पाई जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है ये आप देख रहे होंगे, मैंने ब्लैक लाइन कर दी है। तो ये वाले पूरे प्रदेश में और यहाँ पर इस अरुणाचल प्रदेश के, मेघालय और त्रिपुरा के कुछ स्थानों पे ये पाए जाते हैं। इसके बाद है भारतीय मरुस्थल। आप सभी जानते हैं कि मरुस्थल रेगिस्तान जो है अपना राजस्थान से रिलेटेड है। तो ये मैंने जो डॉट डॉट किया है ब्लैक से, तो ये वाला पार्ट अपना मरुस्थल का पार्ट कहलाता है। इसके बाद है पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ रेड से जो बनाया है ये पूरा तटीय मैदान से रिलेटेड है। ये गुजरात वाले पूरे एरिया के किनारे, यानी पश्चिम के पूरे किनारे में और पूर्व के पूरे किनारे में है। ये पश्चिम के जो भाग है उसे क्या कहा जाता है, पश्चिम तटीय मैदान। और जो पूर्व के हिस्से में है वो है पूर्वी तटीय मैदान। इसके बाद जो बीच वाला पोर्शन है, मैंने जो ब्लू से किया है लाइन बाय लाइन, ये है प्रायद्वीप पठार से रिलेटेड है और ये भारत का काफी हिस्सा प्रायद्वीप पठार में आता है। इसके बाद है उत्तरी मैदान। याद रखिएगा उत्तरी मैदान जो है वो सिंधु नदी और गंगा नदी से रिलेट पूरा है। और ये जो नदियां हैं अपने साथ क्या करती है, बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी लेके आती है, जिस वजह से ये वाला जो मैदान है ये उत्तर के पोर्शन पे है और ये उत्तरी मैदान कहलाया जाता है। और यहाँ की जो मिट्टी होती है वो काफी ज्यादा उपजाऊ होती है। इसके बाद है द्वीप समूह। कुछ द्वीप समूह है जैसे आप जानते हैं लक्षद्वीप हो गया और उसके बाद अंडमान और निकोबार से रिलेटेड हो गया। तो कहा जाता है कि भारत की जो प्राकृतिक विभाजन है वो मुख्यतः कितनी है, 5 या 6 प्रकार से है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो विस्तृत पर्वतीय प्रदेश, जिसमें हमारा क्या आ चुका है, हिमालय पर्वत श्रृंखला आ गया। यानी ये जो पर्वतीय प्रदेश है जहाँ पर पूरे पर्वत है या फिर श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखलाएं से रिलेटेड है। इसके बाद है सिंधु और गंगा के मैदान। जो मैंने आपको कहा है कि उत्तरी मैदान है ये सिंधु नदी और गंगा नदी के उसमें नदी पे पूरे आसपास के जो मैदान है वो क्या कहलाते हैं, सिंधु और गंगा के मैदान कहलाते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर भारत का जितना भी मरुस्थल हो गया वो रेगिस्तानी क्षेत्र कहलाएगा। इसके बाद है दक्षिण प्रायद्वीप। तो याद रखिए दक्षिण प्रायद्वीप में ये पूरा पोर्शन आता है जिसमें क्या हो गया, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिम तटीय मैदान हो गया और ये वाला अपना पूरा प्रायद्वीप पठार वाला पूरा हिस्सा किसमें आ जाएगा, दक्षिण प्रायद्वीप में आ गया। फिर तटीय मैदान और द्वीप समूह। द्वीप समूह मैंने आपको बताया कि लक्षद्वीप समूह और अंडमान द्वीप समूह है। तटीय मैदान में पूर्वी तटीय और पश्चिम तटीय। तो उसके बाद हम देखते हैं भारत के हिमालय पर्वत के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। याद रखिएगा कि भारत का जो उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय, जो जितना भी उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय क्या कहलाता है, वलित पर्वत श्रृंखला कहलाता है। और उत्तर का, भारत का उत्तर का पोर्शन ये, तो यहाँ से यहाँ तक जितना भी हिमालय का पोर्शन है ये क्या कहलाता है, वलित पर्वत श्रृंखला। और स्टार्टिंग में जब भारत हिमालय का ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर हिमालय ना होकर सबसे पहले कौन सा सागर था, टेथिस सागर। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर पूर्व में सबसे पहले क्या था, टेथिस सागर। तो ये याद रखिएगा कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था, यहाँ पर सबसे पहले क्या था, सागर था। जो भारत था वो अफ्रीका से कट के जब यहाँ आया और 2 भूमियां आपस में टकराई तो ये ऊपर उठी और उसके बाद क्या हुआ, वहां पर हिमालय का निर्माण हुआ। बट अगर पहले पूछा जाए तो वहां एक सागर था और उस सागर का नाम क्या था, टेथिस सागर। सेकंड हम देखते हैं कि भारत की उत्पत्ति के लिए क्या था, प्लेट विवर्तनीय। मैंने आपको बताया जब 2
भूमि के पार्ट क्या होते हैं आपस में टकरा के जो ऊपर उठते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, प्लेट विवर्तनीय या फिर प्लेट टेक्टोनिक्स से हुआ था। याद रखिएगा, प्लेट टेक्टोनिक्स से हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु और ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। हमको पता है कि ये वाली दिशा क्या कहलाती है, पश्चिम, और ये वाली दिशा क्या कहलाती है, पूर्व। तो याद रखिएगा कि ये कहां से कहां तक फैली हुई है, पश्चिम से लेके पूर्व तक फैली हुई है। और इस साइड हमारा क्या पड़ता है, सिंधु नदी पड़ती है, और इस साइड लास्ट में क्या पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी पड़ती है। तो ये याद रखिएगा कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो सिंधु नदी से और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच है और पश्चिम से पूर्व दिशा में फैली हुई है। इसके बाद हम देखते हैं कि हिमालय अगर कहा जाए तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों में से आता है। ये सभी को पता होगा कि भी हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों में से आता है। इसके बाद हम देखते हैं देशांतरीय के विस्तार के अकॉर्डिंग। आप सभी को पता है कि अगर हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है यानी क्षैतिज, ये क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है, और अगर वर्टिकली जो लाइन होती है सीधी तो वो क्या कहलाती है, देशांतरी। तो अगर मान लीजिए देशांतरी रेखा जो यहाँ से सीधी सीधी जाएगी उसके अकॉर्डिंग यानी देशांतरीय विस्तार के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, हिमालय को क्या किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। अब हम देखते हैं कि ये 3 भाग कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। ये याद रखिएगा, महान, आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री कहा जाता है। अब ये कौन सा भाग हुआ, उत्तरी भाग। ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है कि सबसे ऊपरी वाला उत्तरी भाग, यही क्या कहलाता है आपका, महान या फिर आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला, याद रखिएगा हिमाद्री के दक्षिण में स्थित जो श्रृंखला है वो हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अब ये कौन सा पार्ट हो गया, देखिए ये वाला पोर्शन जो नीचे वाला पोर्शन वो दक्षिण कहलाता है। तो ये वाला जो अपना हिमाद्री के दक्षिण में, हिमाद्री के दक्षिण में मतलब नीचे साइड वाले पोर्शन पे, तो ये वाला जो पोर्शन है जो हिमाचल के साइड पड़ता है वो क्या कहलाता है अपना, निम्न हिमालय, हिमाचल या फिर निम्न हिमालय कहलाता है। याद रखिएगा ऊपर में जो है अपना हिमालय है, उसके बाद नीचे वाला निम्न हिमालय या फिर हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पीर पंजाल श्रृंखला है, याद रखिएगा पीर पंजाल श्रृंखला है और सबसे लंबी व महत्वपूर्ण श्रृंखला है। अब हम देखते हैं कि पीर पंजाल श्रृंखला कहाँ आती है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये आंतरिक हिमालय के या फिर हिमाद्री के दक्षिण में कौन सा पड़ेगा, नीचे वाला पोर्शन। तो नीचे वाले पोर्शन में ही क्या है, जिसे कहा जाता है हिमाचल या निम्न हिमालय, उसी में क्या पड़ता है, पीर पंजाल श्रृंखला। और पीर पंजाल जो श्रृंखला मैंने यहाँ पर शो कर दी है, पीर पंजाल श्रृंखला, और पीर पंजाल श्रृंखला है वो सबसे लंबी और महत्वपूर्ण श्रृंखला मानी जाती है। और इसमें कौन कौन से भाग आते हैं, तो याद रखिएगा इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी आ जाती है और हिमाचल के कांडला एवं कुल्लू घाटी स्थित है। याद रखिएगा 2 चीज की पीर पंजाल में क्या क्या है, कश्मीर की घाटी है, दूसरा हिमाचल के कांडला और कुल्लू घाटियां भी स्थित हैं। और यह पहाड़ी नगरों के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि यहाँ पर इस पूरे ये पूरे जो नगर है यहाँ पर सिर्फ पहाड़ियां ही आपको मिलेंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिका कहा जाता है। अब ये बाहरी श्रृंखला कहाँ पर आती है, तो आपको दिख रहा होगा मैंने यहाँ पर ब्लू वाला पोर्शन लगाया है, ये काफी लंबा मैंने यहाँ से वहां तक लगाया है, ये बाहरी श्रृंखला है। इसके बाद क्या होता है, उत्तरी मैदान स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे बाहरी श्रृंखला अगर आपको बात की जाए हिमालय की तो वो ये वाला पार्ट है जिसका नाम है शिवालिक श्रेणी। तो आपको ये याद रखना है कि बाहरी श्रृंखला अगर आपसे पूछी जाए हिमालय की तो याद रखिएगा वो शिवालिक कहलाती है। इसके बाद है निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी जो है उसे दून के नाम से भी जाना जाता है। जस्ट एग्जांपल इसमें देहरादून, कोटिली दून या फिर पाटली दून। अब ये क्या है मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे मान लीजिए निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच लंबवत मतलब 90 डिग्री से रिलेटेड है। लंबवत अगर जो घाटी पाई जाएगी उसे क्या कहा जाएगा, दून कहा जाएगा। इसमें कुछ जो लंबवत घाटियां हैं वो उसके कुछ नाम है, जैसे कि देहरादून हो गया, आपका कोटली दून हो गया और
पार्टली डून हो गया। ये 3 ऐसे हैं जो लंबवत हैं। इसके बाद याद रखिएगा कि जो अपना सतलुज नदी है, सतलुज नदी यहाँ पर और काली नदी, सतलुज नदी और काली नदी के बीच में जो हिमालय का पार्ट पड़ता है उसे कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो दर्रे हैं, हिमालय के जो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं और जो पर्वत श्रृंखला की कुछ इंपॉर्टेंट पर्वत है उनके बारे में। दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं हिमालय के कुछ प्रमुख दर्रों के बारे में। बेसिकली दर्रे क्या है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए कि ये पूरा जो पोर्शन है वो हिमालय है। हिमालय काफी बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं होती है, पर्वत पर यहाँ पर बहुत सारे पर्वत होते हैं। तो अगर दूसरे देश को भारत में आना होता है तो हिमालय के कुछ दर्रों में से वो पार करके क्या होते हैं, भारत में एंट्री करते हैं। तो याद रखिए कि ये जो पूरा पोर्शन है हिमालय का, और यहाँ भी कुछ पोर्शन है पाकिस्तान की साइड, तो यहाँ से यानी दूसरे देश से अगर इंडिया में आना है या भारत में आना है तो हिमालय में से होके तो नहीं आएंगे, तो कुछ दर्रे होते हैं जिनमें से ये होके आते हैं और व्यापार करते हैं भारत में। ठीक है, तो हम उनके बारे में हम कुछ जानते हैं। तो हिमालय क्या है, अधिक ऊंचाई के कारण आने जाने में कुछ ही दर्रों से ही हो पाता है, यानी कुछ ही दर्रे जिनमें से आना जाना हो पाता है, जिनके कुछ मुख्य इंपॉर्टेंस जो है दर्रे जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जम्मू और कश्मीर, यानी इस वाले पोर्शन में जम्मू और कश्मीर वाले पोर्शन पे याद रखिएगा कि 2 दर्रे हैं जो हम पढ़ रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले है जोजिला, यानी इसको ऐसे आप आधा याद कर सकते हैं, जो जिला जम्मू और कश्मीर, ऐसे लगे जो जिला। फर्स्ट ऑफ ऑल जो जिला जो कि कहाँ है, जिसका मुख्य दर्रा है जम्मू और कश्मीर में। इसके बाद हमने यहाँ पर जो पीर पंजाल श्रेणी पढ़ी थी, तो पीर पंजाल से आप याद कर सकते हैं कि जो दर्रा है उसका नाम भी कहाँ है, पीर पंजाल, जो कि पीर पंजाल श्रेणी में ही पड़ती है और जो कहाँ पर है, जम्मू और कश्मीर में। यहाँ मैपिंग में हम देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट पीर और पंजाल वाला पार्ट है वो यहाँ पर है जम्मू और कश्मीर में। इसके बाद देखते हैं हिमाचल में, तो हिमाचल में है शिपकीला, ये दर्रा है शिपकीला हिमाचल में। तो उसके बाद हम देखते हैं उत्तरांचल में कौन सा दर्रा है, तो याद रखिएगा उत्तरांचल पर लिपू लेक, आप उसे अलग अलग याद कर सकते हैं, लेक और लिपू, यानी लिपू लेक करके। इसके बाद पाकिस्तान से अगर यहाँ आना पड़ता है इंडिया में तो एक प्रमुख दर्रा है जिसको पार करके आना पड़ता है, जिसका नाम है खैबर, याद रखिएगा खैबर। 6th लेते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश मतलब ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पे हिमालय है, तो यहाँ बहुत सारे दर्रे हैं, बट जो इम्पोर्टेंट दर्रा है वो क्या है, वो मड़ीला, याद रखिएगा वो मड़ीला, जो कि अरुणाचल प्रदेश से है। इसके बाद सिक्किम, सिक्किम मतलब ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है भूटान के जस्ट बाजू में है सिक्किम। सिक्किम में याद रखिएगा नाथुला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं आपको अभी बताती हूँ। याद रखिएगा कि भारत तिब्बत मुख्य व्यापार मार्ग जो है, ठीक है, भारत और तिब्बत का जो व्यापार मार्ग है उसमें मार्ग पर चुम्बी घाटी से होते हुए, याद रखिएगा चुम्बी घाटी से होते हुए 2 दर्रे पड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है जेलपला और दूसरा है नाथुला दर्रा। तो ये जो नाथुला दर्रा है वो कहाँ पे पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो घाटी है, यानी भारत तिब्बत व्यापार के लिए जो सबसे पहले घाटी पड़ती है वो है चुम्बी घाटी, और चुम्बी घाटी में 2 दर्रे हैं, जेलपला और नाथुला दर्रा। दोस्तों हम हिमालय के कुछ ऊंचे शिखरों के बारे में जान लेते हैं, बट इसके बारे में जब हम अगला लेक्चर बनाएंगे जिसमें पर्वत पठार ये सारी चीजें होंगी उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। बट यहाँ पर जब हम हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसमें से कुछ ऊंचे शिखरों के बारे में जान लेते हैं कि वो कहाँ कहाँ पर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं माउंट एवरेस्ट। याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है और ये कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 8848 मीटर की अप्रॉक्स पड़ती है। मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, याद रखिए यहाँ पर नेपाल में, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है माउंट एवरेस्ट, और याद रखिएगा इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। इसके बाद है गांडीव आस्ट्रीन केटू जिसे कहा जाता है, ये इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। और इसके बाद जो है कंचनजंगा, कंचनजंगा याद रखिएगा कंचनजंगा भारत में ही है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 8598 मीटर। कंचनजंगा मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, ये माउंट एवरेस्ट के बाजू वाली श्रेणी है और ये भारत में पड़ती है सिक्किम के स्थान पर। इसके बाद है धौलागिरी नेपाल,
जो कि जिसकी ऊंचाई है 8172 मीटर। मैंने इसे भी मेंशन किया है कि नेपाल में है धौलागिरी। इसके बाद है नंगा पर्वत, ये भारत में ही है और इसकी ऊंचाई है 8126 मीटर। इसके बाद है नंदा देवी जो कि भारत में ही है और इसकी ऊंचाई है 7817। तो ये रहे कुछ ऊंचे पर्वत शिखर। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं उत्तरी मैदान। अगर मैप में सब फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो जो आपको ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है ये उत्तरी मैदान है और ये जो उत्तरी मैदान है इसकी 3 प्रमुख नदी प्रणालियां हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से सिंधु नदी हो गई, इसके बाद यहाँ पूरी गंगा नदी हो गई और यहाँ से पूरी क्या हो गई ब्रह्मपुत्र नदी। तो इनकी 3 जो प्रणाली है, नदी प्रणाली है जो इम्पोर्टेंट है वो है गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र और इनकी जो सहायक नदियां हैं वो सब। इनकी वजह से क्या होता है, इन नदियों की वजह से यहाँ पर जो होती है मृदा बनती है वो किस टाइप की मृदा बनती है, जलोढ़ मृदा बनती है। ये जलोढ़ मृदा बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है फसलों के लिए, तो इस पोर्शन में काफी ज्यादा क्या होती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अगर उत्तरी भारत या फिर उत्तरी मैदान की अगर बात की जाए तो उत्तरी मैदान को 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उपवर्ग मतलब मैदानों के हिसाब से उन्हें विभाजित किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए तो पंजाब का मैदान हो गया, पंजाब का मैदान यानी पंजाब वाले पोर्शंस का ये जो मैदान हो गया ये हमारा पंजाब का मैदान हो गया। इसके बाद गंगा का मैदान यानी जहां जहां गंगा नदी बह रही है वो वाला जो मैदान है वो गंगा का मैदान हो गया। गंगा यहाँ से बहते हुए यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती, तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है वो कहलाता है गंगा का मैदान। इसके बाद आता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास का जो क्षेत्र है यानी ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से होती है यहाँ तक आती है, बट जो आपको ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है तो ये कहलाएगा आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो याद रखिएगा कि 3 प्रमुख नदी है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। पंजाब की साइड सिंधु नदी है तो याद रखिए वो पंजाब का मैदान है और गंगा से रिलेटेड क्या हुआ, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड हुए ब्रह्मपुत्र का मैदान। और इन सारे मैदानों में किस तरह की मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। इसके बाद हम देखते हैं, याद रखिएगा कि जो उत्तरी मैदान है ये संसार के विशालतम सपाट कक्षारीय विस्तार है यानी ये ज्यादातर सपाट है और इसमें अगर देखा जाए तो दिल्ली जो कि यमुना नदी के किनारे से है और बंगाल तक की जो टोटल लंबाई अगर देखा जाए तो वो है 1600 किलोमीटर और इसमें सिर्फ कितना है 1600 किलोमीटर में 200 मीटर ही ढलान है, वरना सारे के सारे कैसे हैं, सपाट हैं। दूसरी चीज आती है आकृति के हिसाब से। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैदान के हिसाब से वर्गीकृत किया था, अब यहाँ पर हम लोग आकार के अकॉर्डिंग इसको वर्गीकृत करते हैं यानी आकृति के आकार पर इसको अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो आकृति के आकार पर याद रखिए कि 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल है नदी के निरपेक्षण वाले भाग यानी नदी के निरपेक्षण वाले भाग यानी नदी से रिलेटेड जितने भी भाग होंगे उन्हें क्या कहा जाता है, भाग। याद रखिएगा कि नदी से रिलेटेड वाले निरपेक्षण भाग वाले भाग को क्या कहा जाता है, भाग। इसके बाद है सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ से बना हुआ, या मैंने आपको पहले बताया यहाँ पर सारे क्या है, जलोढ़ मृदा है, बट सबसे विशाल यानी बहुत बड़ा वाला पोर्शन है बट वो पुराने जलोढ़ से बना हुआ है तो उसे कहा जाता है भांगर। याद रखिएगा पुराने जलोढ़ वाले जो मैदान है उन्हें कहा जाता है भांगर। इसके बाद है नम तथा दलदलीय क्षेत्र। याद रखिए नदियां हैं काफी ज्यादा, इनमें पानी बहता है गंगा नदी में और ब्रह्मपुत्र नदी में, सिंधु नदी में, तो कुछ ऐसे पोर्शंस हो जाते हैं जहां पर क्या होती है, नम यानी काफी ज्यादा नमी होती है या फिर वो दलदली क्षेत्र बन जाते हैं। तो ऐसे वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तराई। याद रखिएगा ऐसे वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तराई कहा जाता है। इसके बाद है बाढ़ वाले मैदान। कभी कभी क्या होता है, मैक्सिमम यहाँ पर आप पहले भी पढ़ चुके, कई बाढ़ आ चुके हैं भारत में, उत्तराखंड में भी अभी बाढ़ आया था। तो बाढ़ वाले जितने भी मैदान के नए जलोढ़, याद रखिए जितनी भी बाढ़ होती है तो क्या होती है, मृदा जो होती है या मिट्टियां होती है वो क्या होती है, नदी या फिर बाढ़ के सहारे आगे चले जाती है। तो वो जो जलोढ़ होती है, ठीक है, याद रखिएगा कि बाढ़ की वजह से जो मिट्टियां आती है तो उसे कहा जाता है खादर, और ये काफी ज्यादा क्या होती है, उपजाऊ और गहरी खेती के लिए। याद रखिए गहरी खेती के लिए क्यों होगा, पहले से वहां मिट्टी जमी हुई है और बाढ़ की वजह से और ज्यादा मिट्टी जब
जब आएगी तो जो मिट्टी की परत है वो काफी ज्यादा ऊंची हो जाएगी, तो आप वहां पर गहरी खेती भी कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि ये जो कहलाती है वो कहलाती है खादर, और इसमें क्या है बहुत ज्यादा उपजाऊ खेती कर सकते हैं और ये बहुत गहरी खेती भी की जा सकती है। दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं भारत के मरुस्थल वाले देश। मैप में सबसे पहले देखते हैं कि ये कहाँ पर है। राजस्थान का ये जो पोर्शन है ये अपना मरुस्थल है, बट ध्यान रखिए कि ये अरावली जो श्रेणी है इसके पश्चिम में पड़ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि मरुस्थल से रिलेटेड याद रखिए कि अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। मैंने बताया कि ये अरावली है और इसके पश्चिम में ये वाला जो पोर्शन है मरुस्थल ये थार का मरुस्थल कहलाता है। दूसरा, इसमें कौन सी नदी अगर बहती है तो याद रखिए कि लूनी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। याद रखिएगा कि लूनी जो है इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है और ये कहां पर जाके खत्म होती है, कच्छ केरल में जाके ये गिर जाती है। कच्छ केरल मतलब ये वाले पोर्शंस पे जाके ये गिर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो थार का मरुस्थल है वहां पर किस तरह की टीलें बनती है। तो याद रखिएगा कि आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तरह की टीलें बनती है तो याद रखिएगा बरखान। अब ये बरखान क्या होता है, याद रखिए अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार मतलब आधा चांद से रिलेटेड ये बनता है और क्या होता है अर्धचंद्राकार बालू की टीलें यहाँ पर पाई जाती है। इसके बाद है अरावली पर्वत जो श्रृंखला है। याद रखिए कि ये भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है और इसी के पश्चिम में कहां पर, इसी के पश्चिम में थार का मरुस्थल स्टार्ट होता है। तो बेसिकली इसमें जानने वाली सिर्फ दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कौन सी नदी बहती है तो याद रखिएगा कि लूनी नदी बहती है और ये कहां पर जाके खत्म होती है, कच्छ केरल में जाके खत्म होती है। दूसरी, ये जो है वो अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, इसके पश्चिम में जो हमारा थार का मरुस्थल स्थित है। उसके बाद एक और चीज इंपॉर्टेंट बनती है, यहाँ पर किस तरह की टीलें पाई जाती है तो याद रखिएगा कि बरखान। बरखान क्या होता है, एक अर्धचंद्राकार बालू की टीलें होती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं तटीय मैदान। तटीय मैदान की अगर बात देखी जाए तो मैंने आपको पहले ही बताया कि तटीय मैदान दो टाइप के हैं। यहाँ पर एक पश्चिम तटीय मैदान है और दूसरा यहाँ पर एक पूर्वी तटीय मैदान है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं पश्चिम तटीय मैदान के बारे में। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये पोर्शन क्या कहलाता है, अरब का सागर कहलाता है। तो याद रखिए पश्चिम तटीय मैदान क्या है, पश्चिम की घाट, यानी ये वाला पोर्शन पश्चिम घाट कहलाता है। तो पश्चिम घाट और अरब सागर के बीच जो सक्रिय मैदान दिख रहा है आपको, जो मैंने रेड से पोर्शन डॉट किया है, तो याद रखिए कि वो सक्रिय मैदान क्या कहलाता है, पश्चिम तट कहलाता है। अब बात की जाए कि अगर उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है, दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है और मध्य भाग को क्या कहा जाता है जो पश्चिम तट पे पड़ते हैं। याद रखिएगा कि उत्तरी भाग को कोकण कहा जाता है, ये वाला पोर्शन जो उत्तरी भाग आपको दिख रहा है उसको कोकण कहा जाता है, और मध्य भाग को कन्नड़ का मैदान कहा जाता है, और जो सबसे नीचे पड़ता है यानी दक्षिण में तो ये कहलाता है मालाबार का तट कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं पूर्वीय तट की बात देखते हैं। तो याद रखिएगा जो पूर्वी तट है वो बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान समतल है, यानी ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये समतल है और इसमें कुछ बंगाल की खाड़ी का भी भाग आता है। इसके बाद इसमें भी हम देखते हैं कि उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है और दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। याद रखिएगा कि उत्तरी भाग। दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं भारत के जितने भी प्रायद्वीप पठार है उनसे रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि प्रायद्वीप पठार है उनके कितने भाग है। सबसे पहला भाग है मध्य उच्च भूमि भाग कहलाता है और जो दूसरा भाग है वो उसका कहलाता है दक्कन का पठार कहलाता है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि मध्य उच्च भूमि क्या है और दक्कन का पठार क्या है एज अ इंडिया मैप। याद रखिएगा कि नर्मदा नदी के नीचे वाला पोर्शन यानी दक्षिण वाला जितना भी पोर्शन है वो कहलाता है दक्कन का पठार और नर्मदा नदी के ऊपर वाला जितना भी पोर्शन है वो कहलाता है मध्य उच्च भूमि पठार। दूसरा मैपिंग में हम थोड़ी सी जान लेते हैं पर्वत श्रेणी या पर्वत या फिर श्रेणियों के बारे में। नर्मदा नदी के जस्ट ऊपर में आपको सतपुड़ा की श्रेणी मिलेगी, उसके ऊपर आपको विंध्याचल श्रेणी मिलेगी। नर्मदा नदी के जस्ट नीचे महादेव पहाड़ियां मिलेगी, मैकल पहाड़ियां मिलेगी, तो याद रखिएगा। और दूसरी चीज ये हमारा जो पश्चिम तट है और याद रखिएगा ये पूर्वी तट है, ये दोनों आपस में जहां पर मिलेंगे पश्चिम तट और पूर्वी तट तो वो जहां पर मिलेगी वो कहलाती है नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियों के पास में ही एक
जो पर्वत श्रेणी है इसका नाम है अनाई मुंडी। तो अब हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं कि मध्य उच्च भूमि क्या है। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीप पठार का जो भाग है, जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों का फैला हुआ है और इसमें बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर का पठार है। याद रखिएगा, छोटा नागपुर का पठार इस पोर्शंस में आता है, नर्मदा नदी के उत्तरी पोर्शंस पे आता है। तो याद रखिएगा कि नर्मदा नदी के ऊपर जितना भी पोर्शंस है वो कहलाता है मध्य उच्च भूमि कहलाता है। अब हम देखते हैं दक्कन का पठार। अगर आप नर्मदा नदी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये वाला जितना भी पोर्शन है, ये बीच ऊपर वाला पूरा पोर्शन है, ये आपका मध्य उच्च भूमि कहलाता है। अब नीचे वाले पोर्शन को आप देखेंगे तो दक्कन का पठार कहला रहा है। इसको अगर मैं उल्टा करूं तो ये कैसा दिख रहा है, एक त्रिभुज की तरह दिख रहा है। तो याद रखिएगा दक्कन का जो पठार है वो त्रिभुजाकार भूभाग है। तो आपको याद रखने में आसानी होगी कि त्रिभुज का शेप है, जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। तो याद रखिए नर्मदा नदी के उत्तरी भाग में मध्य उच्च भूमि है और दक्षिण में क्या है अपना दक्कन का पठार है। और उत्तर में कौन कौन सी पहाड़ी मैंने बताया, सतपुड़ा की श्रेणी है। जबकि यहाँ पर क्या कहा, नर्मदा नदी के दक्षिण में क्या क्या आ रहा है, महादेव पहाड़ियां आ रही है, कैमूर की पहाड़ियां हैं, मैकल श्रेणी है जो मैंने यहाँ पर बताया है, और ये इसकी पूर्वी का विस्तार करती है। आप देखते हैं दक्कन का पठार जो है पश्चिम में कहाँ से, ये दक्कन के जो पठार है ये पूरा पोर्शन दक्कन के पठार पे आता है। बट अगर पश्चिम की बात देखी जाए तो पश्चिम में ये काफी ऊंचा है, और अगर पूर्वी तट की ओर जैसे ही जाते हैं तो पूर्वी तट की ओर कम ढाल वाला है। यानी स्टार्टिंग में बहुत ऊंचा है बट एकदम से ढाल नीचे नहीं गया है, कम ढाल वाला है। ये याद रखिएगा कि पश्चिम में ये बहुत ज्यादा ऊंचा है और पूर्व में कम ढाल वाला है। ये इसके भूभाग से रिलेटेड हम देख रहे हैं। आप देखते हैं कि इसका कुछ जो भाग है वो उत्तर पूर्व में भी मिलता है। उत्तर पूर्व मतलब जैसे मैंने सिर्फ यहाँ पर रेड पोर्शन किया है, बट कुछ भाग देखा गया है कि यहाँ उत्तर पूर्व में भी मिलता है। उत्तर पूर्व में कहाँ कहाँ मिलता है, याद रखिएगा कि जो उसकी स्थानीय नाम दिया गया है मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार भी कहा जाता है। ये मेघालय के इस साइड में पड़ता है। आप देखते हैं पश्चिम घाट का उच्चतम शिखर कौन सा है। पश्चिम घाट के अगर उच्चतम शिखर की बात की जाए तो मैंने इसे पहले यहाँ बताया है, अनाई मुंडी। ये बहुत पश्चिम घाट का उच्चतम शिखर है। अब पूर्व घाट का सबसे ऊंचा शिखर की अगर बात की जाए तो वो है महेंद्रगिरी। तो आपको ये दोनों याद रखना है कि पश्चिम घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, अनाई मुंडी, और पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, महेंद्रगिरी। इसके बाद है पूर्वी तट और जो पश्चिम घाट है वो आपस में कहां पर मिलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। तो जो इनका मिलन होता है वो कहां पर होता है, नीलगिरी की पहाड़ियों पे होता है। कभी कभी पूछ देता है कि हर पहाड़ी से रिलेटेड कौन सी या फिर कौन सी श्रेणी में कौन सी चोटी है या कौन सी पहाड़ी पे कौन सी चोटी है, इससे रिलेटेड पूछ देता है। तो याद रखिएगा कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात की जाए तो वो है टेढ़ा बेट्टा, और ये भारत के दक्षिण भाग का सबसे यानी सेकंड नंबर का सबसे ऊंचा चोटी है। और फर्स्ट नंबर की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछी जाए तो वो है अनाई मुंडी। अगर भारत के हिमालय वाले पोर्शन को छोड़ दिया जाए तो ये सबसे ऊंचे शिखर की अगर बात की जाए तो वो है अनाई मुंडी, और सेकंड नंबर में अगर बात की जाए तो वो नीलगिरी की पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी आती है टेढ़ा बेट्टा, जो कि भारत के दक्षिण भारत का सेकंड नंबर का सबसे ऊंचा चोटी है। और इसी चोटी पर एक पहाड़ी है, मतलब इस नीलगिरी की पहाड़ी में एक और पहाड़ी है। तो याद रखिएगा वो उसका नाम है ऊटी और दूसरा उसका नाम है उटकमंड। तो याद रखिएगा उस पहाड़ी को ऊटी भी कहा जाता है या फिर उटकमंड भी कहा जाता है। इसके बाद दक्कन का जो क्षेत्र है या दक्कन का ये पूरा पार्ट है वो किस लिए फेमस है, वो अपने काली मृदा यानी काली मिट्टी के लिए फेमस है। और ये जो काली मिट्टी है उनको दूसरा नाम भी दिया गया है, दक्कन टैप भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि इस काली मृदा को दक्कन टैप भी कहा जाता है। और आप सबको पता होगा कि जो काली मृदा होती है वे बेसिकली क्या होती है, ज्वालामुखी से जो निकलती है लावा वो ठंडा होकर जो काली मिट्टी बनती है उस चीज के लिए। याद रखिएगा कि काली मिट्टी जो यहाँ पर है जिसे क्या कहा जाता है, दक्कन टैप कहा जाता है, कि ज्वालामुखी से होकर बनने वाली मृदा है।
दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं भारत के द्वीप समूह। अगर मैप में बात की जाए तो भारत के दो द्वीप समूह है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो अरब सागर में पड़ता है वो लक्षद्वीप है, और दूसरा जो बंगाल की खाड़ी में पड़ता है वो अंडमान और निकोबार है। अब इन्हीं दोनों के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। तो याद रखिएगा कि केरल के मालवा तट के जो पास स्थित क्या है, लक्षद्वीप समूह है, और लक्षद्वीप समूह क्या है, ये प्रवाल द्वीप का एक समूह है। तो याद रखिएगा कि ये जो पार्ट है वो केरल का पार्ट है। तो केरल के मालदीप जो केरल के मालबार तट है उसके समीप में क्या है, लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप की अगर बात पूछी जाए तो लक्षद्वीप किससे बना हुआ है, प्रवाल द्वीपों का एक समूह है। इसके बाद हम देखते हैं अंडमान निकोबार। तो याद रखिएगा कि अंडमान निकोबार में बहुत सारे ज्वालामुखी है, बट इसमें से सक्रिय कौन है और सबसे ऊंचा पर्वत भी कौन सा, इसे रिलेट करते हैं। तो अंडमान निकोबार की अगर पूछी जाए बात, तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, सैंडल पीक है। याद रखिएगा सैंडल से रिलेटेड आप सभी को पता है उसको पीक, तो सैंडल पीक जिसकी हाइट अगर पूछी जाए तो 730 मीटर से है। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत का अगर पूछा जाए सक्रिय ज्वालामुखी यानी जहां पर अभी भी लावा निकलते हैं, तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि कहां पर है, याद रखिएगा कि इसी समूह अंडमान निकोबार में पड़ता है। और अगर पूछा जाए वो कौन सा है, कौन सा द्वीप है, तो याद रखिएगा बैरन द्वीप है। बैरन द्वीप में स्थित एक ज्वालामुखी है जो अभी भी सक्रिय है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है, तो याद रखिएगा कि अंडमान निकोबार में ही बैरन द्वीप में स्थित एक ज्वालामुखी है। इसके बाद जो याद रखिएगा कि अक्षांश मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि 10 डिग्री का जो अक्षांश है वो कहां से गुजरता है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो अंडमान और निकोबार से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। तो अंडमान निकोबार से जो अंडमान और निकोबार को दोनों को क्या कर रही है, अलग अलग कर रही है। तो वो कौन सा अक्षांश है, तो याद रखिएगा कि 10 डिग्री अक्षांश है। और ये कहां से पास हो रही है, तो याद रखिएगा छोटा अंडमान व कार निकोबार के बीच में से गुजरता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, हुगली के समीप गंगा सागर के नाम से एक द्वीप है जहां पर न्यू मूर द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड आपका हो सकता है।